हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप चौंक रहे हैं आज का वीडियो को टाइटल देख के? और टाइटल भी बड़ा अजीब है ना कि 10 दिन की पढ़ाई और स्कोर 90 प्लस। बात यह है कि क्या ये मुमकिन है? मैं कहूं ईमानदारी से तो बिल्कुल मुमकिन है। कैसे? लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए कि 10 दिन को पढ़ाई करके आप 90 प्लस कैसे स्कोर करेंगे इकोनॉमिक्स में। और ये वीडियो केवल हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, स्टेट बोर्ड स्टूडेंट के लिए है जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उन स्टूडेंट खासकर जिन्होंने अभी तक कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं, डर लग रहा है कि करो इस पे फेल हो जाऊंगा या नहीं होगा, पास कैसे होऊंगा। तो ध्यान से हर एक पॉइंट को सुनिए। मैं ऐसे ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो 10 दिन में ही आप 90 प्लस तक स्कोर कर सकते हैं। बस एक ही चीज की जरूरत है, वो है डेडिकेशन। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। दो चीज, मेरे साथ जुड़े रहिए, डेडिकेट रहिए, तो 90 प्लस स्कोर पक्का है। कैसे? तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। मैं हूं नकुल सर, आपका इकोनॉमिक्स गुरु और हिंदी मीडियम स्टूडेंट का बेस्ट चैनल में आज आपको बेस्ट जो है एडवाइस देने जा रहा हूं कि किस तरह से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। वैसे अब एग्जाम से लेने मैं कई सारे वीडियो अपने लेके आऊंगा, लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो बचे हुए 10 दिन है हमारे पास, उस 10 दिन में हम स्टडी कैसे करें कि स्कोर को 90 प्लस ले जा सके। 90 प्लस समझ रहे हैं ना, इसमें आपकी डेडिकेशन होना जरूरी है। देखिए इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप स्कोर नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स में 100 मार्क्स तक बच्चों के आते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड को हो, यूके बोर्ड हो, आप किसी बोर्ड से रिलेटेड हो, 100 मार्क्स तक आ सकते हैं। इकोनॉमिक्स में ऐसा भी नहीं है कि पेज भर भर के लिखे, पेज भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले जरूरत होती है कॉन्सेप्ट की, कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है देन इकोनॉमिक्स इजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इकोनॉमिक्स आपके लिए हार्ड है। देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, हर एक पॉइंट को इंपॉर्टेंट समझाता हूं। सबसे पहले कुछ बेसिक नॉलेज हो जाए। इकोनॉमिक्स में आपके जो स्टेट बोर्ड से, खासकर सीबीएसई बोर्ड में, अलग स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूं। स्टेट जो दो बुक होती है, एक होती है माइक्रो जिसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है आपका समष्टि यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, दोनों बुक से इक्वल आता है, इक्वल परसेंटेज होता है। अगर हम बात करें यूके बोर्ड की तो दोनों से आता है 40 प्लस 40। ठीक है ना। इसी तरह अगर हम बात करें बिहार बोर्ड की तो ये होता है 50 प्लस 50। अगर इसी तरह हम अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो यहां पर भी हो जाता है 50 प्लस 50 यानी कि इक्वल। बाकी स्टेट बोर्ड में भी इक्वल सर्विस। इसका मतलब हमें दोनों से इक्वल मार्जिन होता है। ठीक है, 90 प्लस स्कोर लाने के लिए क्या करें? जो आपने पढ़ा है, सबसे पहली बात तो ये है कि 90 प्लस स्कोर मुमकिन है या नहीं है। बिल्कुल 100% मुमकिन है। बाकी बच्चों के आ सकते हैं तो आपके भी आ सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं ऐसे ऐसे चैप्टर बता रहा हूं, बताने वाला हूं, और ऐसे ऐसे टॉपिक आपको बताने वाला हूं ताकि आप 90 प्लस तक कर सके। ठीक है, अब देखिए सबसे जरूरत है कि आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऐसे कौन से चैप्टर्स है, ऐसे कौन से टॉपिक है जो हमारे लिए यानी कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये, फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। नंबर 2, इंपॉर्टेंट पता भी चल जाए तो जरूरत है कि हम उसमें कितना पढ़े। ठीक है ना, क्या पूरा चैप्टर पढ़ना है, क्या पूरा टॉपिक पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। और तीसरी बात यह है कि आपकी हैंड राइटिंग, आपको अपने हैंड राइटिंग पर ध्यान देना पड़ेगा, जरूरी चीज। क्योंकि एग्जामिनर अगर आपको मान लो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आप बहुत बढ़िया भी लिख रहे हैं, लेकिन आपकी हैंड राइटिंग खराब है ना, तो यहाँ पर मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो हैंड राइटिंग पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पढ़ लिया, कितना पढ़ना है वो भी पढ़ लिया। उसके बाद जो ये इन दोनों का चीज यूज करते हुए कि आप अपने आप की प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन कि आप एग्जाम में कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, कितना लिखते हैं और कैसे, और कितना के साथ साथ आपका वो दिखता कैसे लिखता। क्योंकि बेसिकली जरूरत ये होती है कि इकोनॉमिक्स के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब आप लिखेंगे तो सबसे ज्यादा आप इसमें क्या यूज करते हैं, चार्ट का यूज करना पड़ता है, आपको इसमें चित्र का यूज करना पड़ता है, आपको इसमें टेबल का यूज करना पड़ता है। तो इन सब चीजों का अगर यूज करते हैं तो मार्क्स मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। राइट, इतना समझ में आ गया कि मैं आखिर कहना क्या चाहता हूं। मेन है लेकिन एक आध तरीका,
वो तरीका कैसे होना चाहिए, मैं इसके लिए एक ब्रॉड आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा एग्जाम से ठीक पहले कुछ दिन। फिलहाल हम आज ये बताने, टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे, आपको बस इतना बताना है कि आप क्या पढ़े, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कितना पढ़े, इन सब की बारे में हम बात बाद में करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि टाइम कम है। आपको कॉन्सेप्ट, चैप्टर्स और बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि क्या क्या पढ़ा जाए, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। मुझे कई बच्चों की मैसेज आए थे, ठीक है ना, कि खासकर यूपी बोर्ड के कई सारे बच्चों का मैसेज आया होगा। तो ये वीडियो आप यूपी बोर्ड के अगर स्टूडेंट हैं ज्यादा से शेयर कीजिए ताकि सबको फायदा मिले कि सर अब तक पढ़ नहीं पाए हैं, सीरियस स्टडी नहीं हो पाई है, तो बताइए सर कि इतने दिन में, कम से कम दिन में हम क्या पढ़े। तो ध्यान में ये रखिएगा, सबसे पहली बात जो हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक में, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी बुक पढ़ सके। पूरी बुक पढ़ने का क्या नहीं है, टाइम नहीं है आपके पास। आपके पास बचे केवल 10 से 12 दिन, अलग अलग बोर्ड में अलग अलग टाइम है। तो इस पूरी बुक को नहीं पढ़ना है, इस पूरी बुक में से आपको ढूंढ के निकालना है इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे सर ये तो हमें पता नहीं है, आप ही बता दीजिए। तो आज ही मैं आपको बताता हूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक में कई सारे मैंने वीडियोस दिए रखे हैं। अभी जल्दी से मैं एक बहुत बड़ा सीरीज पर मंडे से, ठीक है ना, आप अगर आज देख रहे हैं तो आपको मैं जो बता रहा हूं कि मैं मंडे से रिवीजन सीरीज शुरू करने वाला हूं चैप्टर वाइज। इसका मतलब मंडे से लेके नेक्स्ट संडे तक मैं कोशिश करूंगा हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिवीजन मैं आपको करा सकूंगा चैप्टर वाइज, ताकि आप इजीली जो है रिलैक्स हो सके कि मुझे क्लियर है। और उसी बीच में आप मुझे बता भी सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपका क्लियर नहीं होगा, उसको मैं अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो पूरी बुक नहीं पढ़ना है आपको, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है मैं आपको बता दूं, मैं लिख के बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है जो आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया में टॉपिक है यहां पर आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या किसे कहते हैं, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, नोट करते रखिएगा। मैं कौन कौन सा टॉपिक बता रहा हूं, कंप्लीट बुक नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है। आर्थिक समस्या का क्या पढ़ना है, आर्थिक समस्या का अर्थ और उत्पत्ति के कारण। फर्स्ट पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है आपका केंद्रीय समस्याएं। केंद्रीय समस्याएं ये पढ़ना है क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और 3 केंद्रीय समस्या है, 3 को पढ़ लीजिए, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। तीसरा जो टॉपिक पढ़ना है वो है आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है व्यष्टि और समष्टि में अंतर, ठीक है ना। पहले चैप्टर में इतना पढ़ लीजिए, काफी है। उसके बाद 4th पॉइंट में आपको क्या पढ़ना है, 4th पॉइंट में आपको पढ़ना है उपयोगिता के बारे में। उपयोगिता और उपयोगिता के कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप बेटा क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है कुल उपयोगिता, ठीक है, औसत उपयोगिता और क्या पढ़ना है सीमांत उपयोगिता, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं TU MU। बेसिकली इसको पढ़ना है। और उपयोगिता में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, वो पढ़ना है। एक है आपका घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, और दूसरा है सम सीमांत उपयोगिता का नियम, ठीक है ना। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम और दूसरा पॉइंट क्या है, सम सीमांत उपयोगिता का नियम। आप इन 2 टॉपिक को और उपयोगिता को अर्थ पे पढ़िए, ठीक है ना, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। 5th नंबर पे जो आता है वो होता है मांग। जैसे मांग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, मांग का अर्थ, मांग का नियम, मांग को प्रभावित करने वाले कारक, और साथ ही साथ मांग की लोच। 4 टॉपिक है जिसको आप पढ़िए। न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन फिलहाल मांग की लोच पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल इजीली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज देखिए ये केवल ऐसी चीज नहीं, एक 2 पेज में कंप्लीट हो जाता है, और इतना भी नहीं पढ़ पाएंगे तो बेकार है आपके लिए। आपको ये पढ़ना पड़ेगा। डाउट होता है मैं बेसिकली डिस्कशन में जाइए, चैप्टर वाइज तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखे हैं, पूरा प्रिपरेशन सीरीज मैंने डिस्कशन में दे रखा है। प्रिपरेशन सीरीज पढ़िए तभी आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारे मेरे चैनल पे अवेलेबल है, डिस्कशन मैंने दे रखा है, आप इजीली पढ़िए अच्छे से। रिवीजन क्लास ज्वाइन कीजिएगा मंडे से, तो और भी अच्छे से आपको डेली का 1 घंटा मुझे दीजिए, मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो मांग का ये कंप्लीट हो गया। मांग के बाद जो आता है
वो टॉपिक कौन सा है? उत्पादन। इसमें क्या पढ़ना है? उत्पादन, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और आपका पढ़ना है एवरेज, ठीक है ना, औसत उत्पादन के बारे में। और उत्पादन के साथ साथ इसमें, ठीक है ना, इसका टेबल फिल करना जरूर पढ़िएगा, ठीक है। उत्पादन के बाद क्या आता है? लागत। लागत में आपको पढ़ना है टेबल बेसिकली, और आपको एक चीज पढ़ना है लागत की अवधारणाओं के बारे में। लागत की प्रमुख अवधारणाएं कि कौन कौन से लागत की अवधारणा है। कुल इसमें आपकी क्या है? स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, ठीक है ना। बेसिकली इन दोनों के बीच में अंतर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ, ठीक है। समझ में आया ना? इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आप, ठीक है ना, जिससे 90+ इसको आराम से कर सकते हैं इन टॉपिक को पढ़ के ही, ठीक है। अब हो गया नेक्स्ट 7। लागत के बाद बात करते हैं आगम के बारे में। आगम में आपको यहां पर कॉन्सेप्ट टीआर, एआर और एमआर के बीच में, और दूसरा होता है आगम वक्र। आगम वक्र के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। आगम वक्र होता क्या है? खासकर पूर्ण प्रतियोगिता में आगम वक्र किस प्रकार होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में 8वां टॉपिक है उत्पादक का संतुलन एवं संतुलन की शर्तें। केवल इतना एक ही क्वेश्चन बनता है इसमें बेसिकली। 9 टॉपिक है आपका पूर्ति, पूर्ति का अर्थ, ठीक है ना, पूर्ति का नियम, और यहां पर पूर्ति में परिवर्तन कैसे होता है ये बहुत पूछा जाता है। पूर्ति में परिवर्तन, जो लोस सा चैप्टर क्वेश्चन है ना वो मांग से ज्यादा आता है, और परिवर्तन वाला जो क्वेश्चन होता है वो पूर्ति से ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। 10 इसके बाद आता है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण कैसे होता है, ठीक है ना। और लास्ट टॉपिक है आपका अपूर्ण प्रतियोगिता तथा पूर्ण प्रतियोगिता में अंतर। अपूर्ण प्रतियोगिता तथा बेसिकली जो बाजार है, बाजार की विभिन्न प्रकार बाजार, उसमें अंतर जरूर पड़ेगा कि अंतर बहुत ज्यादा होता है। हाँ सॉरी, मैं एक टॉपिक भूल गया बीच में बताना, वो टॉपिक आपका है पैमाने के प्रतिफल का नियम। पैमाने के प्रतिफल का नियम बेटा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जरूर आता है। आप खासकर उत्तराखंड बोर्ड के हैं तो इसको छोड़िए मत, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको पढ़ के आप डेफिनेटली गारंटेड आप जो है बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ के 90+ नहीं आएंगे, ये 50% पोर्शन है। इन टॉपिक को पढ़िए। इसके अलावा जो डाउटफुल टॉपिक्स है मुझसे पूछिए, जरूर बताऊंगा। अब हम बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की। समष्टि अर्थशास्त्र में कौन कौन से चैप्टर्स है, कौन कौन से टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसको मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। अब हम समष्टि अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो सबसे पहला तो जो टॉपिक है, जिसमें टॉपिक होता है उपभोक्ता तथा पूंजीगत वस्तु के बारे में पढ़िए। नंबर 2 आय का चक्रीय प्रवाह। आपको इसका मीनिंग क्यों नहीं बता रहे हैं, सबको बता गया। आपके मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा तो इसका अर्थ कैसे बता पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है ना। इस सभी का वीडियो डिस्कशन दे रखा है। बेसिकली मैं क्लास शुरू करने वाला हूं आपको दोबारा से रिवीजन, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन नोट करके रखिए और इसी बेस में आप पढ़ते रहिए, ठीक है ना। आय का चक्रीय प्रवाह होने के बाद उसके बाद आपको बताना है राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं के बारे में पढ़िए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं एवं राष्ट्रीय आय की गणना, ये दो, ठीक है ना, इस चैप्टर से। 4th चैप्टर क्या है? मुद्रा, मुद्रा और बैंकिंग, ठीक है। मुद्रा में क्या पढ़ना है? मुद्रा का अर्थ, मुद्रा के प्रकार और मुद्रा के कार्य। इसमें केवल 3 ही है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है ना। फिर है व्यापारिक बैंकों के कार्य, इसमें केवल 2 ही पढ़ना है आपको, व्यापारिक बैंक के कार्य और व्यापारिक बैंक द्वारा साख का निर्माण कैसे किया जाता है, ठीक है ना। 5th में 6 पॉइंट में आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है इसमें केंद्रीय बैंक के बारे में,
और केंद्रीय बैंक के बारे में भी 2 टॉपिक पढ़ना है केवल, केंद्रीय बैंक के कार्य और केंद्रीय बैंक के द्वारा साख का नियंत्रण कैसे किया जाता है, ठीक है ना। साख नियंत्रण कैसे किया जाता है केंद्रीय बैंक के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसका साख निर्माण और उसका नियंत्रण, ठीक है ना। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद चैप्टर होता है, बहुत ही लंबा चैप्टर है, कोशिश कीजिए यहाँ पर पूरा चैप्टर पढ़ने की, आय के निर्धारण वाले पूरे चैप्टर की पढ़ने की। अगर आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें कुछ बेसिक जो चैप्टर्स है वो पढ़ लीजिएगा। इसमें पढ़िएगा आप एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में, ठीक है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दूसरा, गुणक के बारे में। उसके बाद पढ़िए आप यहाँ पर एमपीसी, एमपीएस, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति के बारे में। इसमें एक टॉपिक और है, पढ़िए पूर्ण रोजगार क्या होता है, और साथ ही साथ इसमें एक टॉपिक और है, आप पढ़िए इसमें क्या चीज, न्यून मांग तथा अधिक मांग। पूरा नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम 1 2 3 4 5 इन 5 को जरूर पढ़िए, ये चैप्टर कंप्लीट होगा, क्योंकि इस बहुत लंबा चैप्टर है। आप क्या पढ़ेंगे, इतना टाइम है, एक चैप्टर पढ़ते पढ़ते 3 से 4 दिन निकल जाएगा आपको। नहीं पढ़ पा रहे, ये 5 टॉपिक पढ़िए, इसमें से 1-2 टॉपिक आने की पूरी गारंटी है। 8 आय के निर्धारण के बाद हमारा चैप्टर आता है बजट, सरकारी बजट। सरकारी बजट में सबसे जो पूछा जाता है उद्देश्य, ठीक है ना, साथ ही साथ सरकारी बजट के अंग और सरकारी बजट के प्रकार, ठीक है ना, इन प्रकार के बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद आता है नेक्स्ट खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था में वैसे छोटा चैप्टर है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक है विदेशी विनिमय दर और दूसरा है आपका भुगतान संतुलन, ठीक है ना। विदेशी विनिमय क्या होता है, विदेशी विनिमय का अर्थ और साथ ही विदेशी विनिमय का निर्धारण कैसे होता है इसमें, और भुगतान संतुलन के अंगों के बारे में पढ़िए। बस इतना अगर पढ़ते हैं, जो टॉपिक मैंने बताया, ठीक है ना, तो इजीली ईमानदारी से इन टॉपिक को देते हैं तो मुश्किल से 10 दिन भी नहीं चाहिए, 10 दिन से पहले 7 से 8 दिन में आप अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। जो टॉपिक मैंने बताए वो अपने हिसाब से पढ़िए, जो मैंने वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं आपको, उस हिसाब से पढ़िए। उसके बावजूद भी कोई भी डाउट लगता है देन आप मुझसे कहिए, मुझसे पूछिए कि सर इसमें ये टॉपिक आ रहा है, ये टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा है। मैं जरूर, टाइम कम है, आपका डेडिकेशन जरूरी है। साथ ही साथ जो सीरीज मैं मंडे से शुरू करने वाला हूं, डेली ज्वाइन कीजिए, डेली बेस पे, उस पर कंजूसी मत कीजिए। अगर प्रिपरेशन करना है, सेल्फ स्टडी कीजिए और डेली का 1 घंटा मेरे वीडियो को दीजिए, क्लास को दीजिए, आपकी प्रिपरेशन 100% पक्की हो जाएगी। मैंने 90+ किया है, आप 95+ भी कर सकते हैं। जरूरत है आपकी डेडिकेशन की, साथ दीजिए मेरा, मैं भरपूर आपको मार्क्स लेने के लिए पूरी हेल्प दूंगा। आपको मैं लगातार नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूं, जो भी ग्रुप से जुड़े हुए आप लोगों में से जो नहीं ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अभी बोलिए 10 दिन का टाइम है, क्लास के साथ जुड़ जाइए, सर के साथ जुड़ जाइए, आपका भला होगा और आपकी खुशी से ही मेरी खुशी होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों की बेस में, ताकि वो भी कंप्लीट प्रिपरेशन इकोनॉमिक्स में कर सके और वो भी 90+ स्कोर कर सके। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और अपने सजेशन जरूर दीजिए, आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या मैटर चाहिए, क्या आप जानना है, आपको कौन कौन से टॉपिक्स हार्ड है, ये आप कमेंट बॉक्स में, या फिर आप अगर ग्रुप में जुड़ी हुई, ग्रुप में नहीं जुड़ी हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। आपका साथ मुझे चाहिए, आप डेडिकेट होइए, मैं आपको पूरा साथ दूंगा। थैंक यू एवरीवन, बाय।